Hello, everybody, student, BA Part 1 Political Science Honors। मैं मोहम्मद करीम, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, मिर्जा कॉलेज गया। आज आप लोगों को पेपर फर्स्ट के अंतर्गत स्टेट का डिफिनेशन और उसके एलिमेंट्स के बारे में बताएंगे ऑनलाइन क्लास के माध्यम से। स्टेट जो है प्राचीन काल से लेकर आज तक राजनीतिक चिंतन का केंद्रीय विषय राज्य रहा है। अरस्तु की दृष्टि में व्यक्ति की कल्पना राज्य के अंदर ही की जा सकती है। अरस्तु कहते हैं कि व्यक्ति के अस्तित्व की कल्पना जो है वह राज्य के अंतर्गत ही हम लोग कर सकते हैं, राज्य के बाहर व्यक्ति की कल्पना नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा था कि राज्य के बाहर रहने वाला व्यक्ति या तो पशु होगा और या तो फिर देवता। इसी कारण अरस्तु ने राज्य को स्वाभाविक संस्था माना है, राज्य को नेचुरल संस्था माना है। एक विद्वान हुए हैं गेटेल ने राजनीति विज्ञान को राज्य विषयक कहा है और राज्य के साथ ही इसको राज्य विषयक ज्ञान विषय बताया है। गार्नर ने कहा है कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन राज्य के साथ शुरू होता है और राज्य के साथ ही समाप्त हो जाता है। गार्नर ने कहा कि राजनीति विज्ञान का जो अध्ययन है वह राज्य से शुरू होता है और राज्य पर ही खत्म हो जाता है, राज्य पर ही समाप्त हो जाता है। हालांकि आधुनिक काल के कुछ व्यवहारवादियों की दृष्टि में राजनीतिक प्रक्रिया को समझने के लिए राज्य की जो अवधारणा है वह अपर्याप्त है और संकुचित है। यानी आज के जो आधुनिक युग के जो व्यवहारवादी राजनीतिज्ञ हैं वह राज्य की अवधारणा को अपर्याप्त मानते हैं, राज्य की अवधारणा को संकुचित मानते हैं। अपर्याप्त मतलब पर्याप्त नहीं है, संकुचित मतलब विस्तार नहीं है, सिमटा थोड़े से एरिया में सिमटा हुआ है। अतः वे राज्य के साथ राजनीतिक व्यवस्था पॉलिटिकल सिस्टम शब्द को अधिक उपयुक्त समझते हैं। किंतु वास्तविकता यह है कि राज्य शब्द का विरोध केवल अमेरिका के कुछ उदारवादी विचारकों ने ही किया है। मार्क्सवादी विचारक राज्य के विभिन्न स्वरूपों का विवेचन करते हैं। जो मार्क्सवादी है राज्य के बारे में अनेक विचारों को प्रदर्शित करते हैं, जैसे राज्य से पूर्व का समाज, राज्य विहीन समाज, स्टेटलेस सोसाइटी, पूंजीवादी राज्य, कैपिटलिस्ट स्टेट, समाजवादी राज्य, सोशलिस्ट स्टेट आदि। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी के लिए राज्य शब्द का अध्ययन जो है वह नितांत ही आवश्यक है। राज्य से तात्पर्य क्या है? राज्य राजनीति विज्ञान में एक वैज्ञानिक अर्थ रखने वाला शब्द है।
राज्य जो है राजनीति विज्ञान में एक वैज्ञानिक शब्द, एक वैज्ञानिक अर्थ रखने वाला शब्द है। जो राज्य है वो अपने आप में एक वैज्ञानिक अर्थ रखे हुए है। सामान्य व्यक्ति जो है, जनरली जो लोग हैं, अपनी सुविधा अनुसार राज्य का उपयोग सरकार, समाज या समुदाय या राष्ट्र के आदि के लिए कर लेते हैं, किंतु ये शब्द अपना अपना निश्चित और स्पष्ट अर्थ रखते हैं। राज्य को सरकार के अर्थों में प्रयोग करना तो बहुत सामान्य सी बात है। राज्य को सरकार के साथ जोड़ना बहुत सामान्य सी बात है। वास्तव में सरकार जो है राज्य का एक आवश्यक तत्व है। वास्तव में सरकार जो है राज्य का एक आवश्यक तत्व है, जो राज्य के उद्देश्यों की पूर्ति करने वाला निकाय कहा जाता है। हालांकि राज्य और सरकार के अंतर को इसी अध्याय में आगे से विस्तार से स्पष्ट किया गया है। इंग्लैंड में युद्ध के समय चर्चिल की सरकार बनी और युद्ध के बाद मजदूर दलीय इटली की सरकार को गठन हुआ। राज्य शब्द का प्रयोग जहां अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, जापान और भारत आदि राज्यों के लिए करते हैं, वहां संघात्मक शासन की इकाइयों के लिए भी राज्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। अमेरिकी संघ शासन की इकाइयां न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया और भारत संघ की इकाइयों उत्तर प्रदेश, पंजाब और तमिलनाडु, बिहार आदि राज्य कहे जाते हैं, किंतु यह राज्य शब्द का वैज्ञानिक अर्थों में प्रयोग नहीं है। वास्तव में राज्य के शाब्दिक अर्थ और उसके राजनीतिक अर्थ में बहुत अंतर है। राज्य के शाब्दिक अर्थ में और वास्तविक अर्थ में, राजनीतिक अर्थ में बहुत अंतर है। प्राचीन यूनान में राज्य शब्द के लिए पोलिस शब्द का प्रयोग किया जाता था। पोलिस, राज्य के लिए पोलिस शब्द का प्रयोग किया जाता था, जिसका अर्थ नगर राज्य होता है, जिसका जो अर्थ है सिटी स्टेट होता है। उस काल के यूनान के इन छोटे छोटे नगर राज्यों का स्वरूप आधुनिक काल के विशाल राज्यों जैसा नहीं था। यानी उस समय के जो नगर थे वो छोटे छोटे भागों में बटे हुए थे, आज के जैसा विशाल नहीं थे। आजकल हम लोग राज्य की तुलना जो है प्राचीन नगर राज्यों से नहीं कर सकते। बाद में रोमन लोगों ने राज्य शब्द का उपयोग विस्तृत भौगोलिक खंड के लिए किया था, यानी कि राज्य की सीमाओं को बांधने के लिए किया था। फाइनर का कथन है कि ग्रीक व रोमन विचारों में आधुनिक काल के राज्य का अस्तित्व नहीं मिलता। आधुनिक काल के राज्य का अस्तित्व नहीं मिलता। 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में आधुनिक काल के राज्य के दृष्टिकोण का उदय हुआ और मैकियावेली ने राज्य शब्द का समुचित प्रयोग किया। उसने अपने ग्रंथ द प्रिंस में लिखा है कि जहां व्यक्तियों का शक्ति का प्रयोग किया जाता है वह राज्य है। जहां व्यक्तियों पर शक्ति का प्रयोग किया जाता है वह राज्य है। राज्य को विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न तरीके से परिभाषित करने का प्रयास किया है, जिसमें कई विद्वानों की परिभाषाओं को हम लोग देख सकते हैं। कई विद्वानों की परिभाषाओं को हम लोग दृष्टिपात कर सकते हैं। अरस्तु कहते हैं कि राज्य जो है
परिवार तथा ग्रामों का ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। सिसरो के अनुसार राज्य जो है उस समुदाय को कहते हैं जिसमें वह भावना विद्यमान हो कि वह सब मनुष्यों को उस समुदाय के लाभों का परस्पर साथ मिलकर उपभोग करना है। अरस्तु और सिसरो द्वारा दी गई ये परिभाषाएं कानूनी होने की अपेक्षा नैतिक अधिक है, यानी इनकी जो परिभाषाएं हैं वह लीगल रूप से कमजोर है और मोरली जो है स्ट्रांग है। ये परिभाषाएं राज्य के उद्देश्य पर तो प्रकाश डालती है किंतु राज्य के यथार्थ को स्पष्ट नहीं करती है। प्लेटो ने कहा है कि कोई भी मनुष्य स्वतः पूर्ण नहीं है। कोई भी मनुष्य स्वतः पूर्ण नहीं है। पहले परिवार का गठन होता है और अनेक परिवार मिलकर ग्राम बनाते हैं। इस श्रृंखला का उत्कृष्ट जो रूप होता है वह राज्य होता है। राज्य जो है नितांत आवश्यक है क्योंकि मनुष्य की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति राज्य के सहयोग से ही संभव है। अरस्तु ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा है कि राज्य का अस्तित्व जीवन की अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति के कारण हुआ है और उसका अस्तित्व सुखी जीवन के लिए आवश्यक है। वर्तमान समय में जो है राज्य के संबंध में इतने दृष्टिकोणों का प्रतिपादन किया जा चुका है कि उनकी व्यवस्थित रूप में व्याख्या कर पाना भी कठिन है, किंतु विषय को भली भांति समझने के लिए जिन कुछ प्रमुख दृष्टिकोणों का अध्ययन हमारे लिए आवश्यक है उसमें व्यक्तिवादी विचारकों का स्थान महत्वपूर्ण है। उन्होंने राज्य को आवश्यक बुराई कहकर पुकारा है। उनके अनुसार राज्य जो है सदैव व्यक्ति का अहित करता है और उसे गुलाम बनाता है, किंतु कुछ आवश्यक कार्यों के लिए राज्य का अस्तित्व आवश्यक भी है। अतः राज्य को न तो समाप्त किया जा सकता है और न उसके अधिकार क्षेत्र को अत्यधिक विस्तृत बनाया जा सकता है। इन परिभाषाओं का जो निचोड़ है वह राज्य को स्पष्ट नहीं करती है। राज्य के संबंध में गार्नर द्वारा दी गई परिभाषा अधिक जो है समकालीन है, अधिक जो है मानने योग्य है। गार्नर ने कहा है कि एक निश्चित भूभाग में निवास करने वाली वैसी जनसंख्या जिनका अपना शासन हो और जो बाहरी नियंत्रण से और आंतरिक नियंत्रण से मुक्त हो वह राज्य कहलाती है। तो गार्नर की परिभाषा में राज्य के जितने भी आवश्यक तत्व हैं उनका समावेश मिलता है। तो आप गार्नर की परिभाषा को पूर्ण रूप में देख सकते हैं, गार्नर की परिभाषा को पूर्ण रूप में रख सकते हैं। राजनीतिक समस्याओं को सुलझाने के लिए विभिन्न कालों में विभिन्न दार्शनिकों द्वारा राज्य को विभिन्न तरीके से व्याख्या की गई है। अतः राज्य की परिभाषा भी भिन्न भिन्न हो गई है। ब्लंट्सली कहते हैं कि किसी निश्चित भूभाग पर बसा हुआ
ब्लंटली एक विद्वान है, उन्होंने कहा है कि किसी निश्चित भूभाग पर बसा हुआ राजनीतिक रूप से संगठित समाज राज्य कहलाता है। इन उपयुक्त परिभाषाओं के अध्ययन के पश्चात ऐसा आभास होता है कि ये विद्वान राज्य की परिभाषा करते समय यह विस्मित कर गए हैं कि एक निश्चित भूखंड पर राजनीतिक दृष्टि से संगठित मानव समुदाय तब तक राज्य नहीं कहला सकता जब तक कि वह बाहरी दृष्टि से स्वतंत्र न हो, अर्थात जो प्रभुत्व संपन्न न हो। सन 1947 से पूर्व के भारत को हम राज्य नहीं कह सकते। सन 1947 से के पूर्व के भारत को हम लोग राज्य नहीं कह सकते, क्योंकि उस समय यह प्रभुत्व संपन्न नहीं था। यानी उस समय भारत के पास संप्रभुता जो है नहीं थी। यद्यपि यहाँ एक निश्चित भूखंड पर राजनीतिक दृष्टि से संगठित मानव समुदाय निवास करता था। इसी प्रकार फिलीमोर ने भी राष्ट्रीय राज्य के स्वरूप को स्पष्ट करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में विस्तृत परिभाषा दी है। फिलीमोर कहते हैं, मनुष्यों का ऐसा समुदाय राज्य कहलाता है जो किसी निश्चित भूखंड पर अस्थायी रूप से निवास करता हो और जो सामान्य कानूनों, आदतों व रीति रिवाजों द्वारा एक व्यवस्थित समुदाय में संगठित हो और जो सुसंगठित सरकार द्वारा उस भूभाग की सीमा में निवास करने वाले मनुष्यों व अन्य सभी पदार्थों पर अपना नियंत्रण रखता हो। मैकइवर ने कहा है कि राज्य के लक्षणों का अध्ययन न तो हीगेल जैसी उपासना की भावना से और न स्पेंसर जैसी तुच्छता की भावना से वरन यथार्थता की दृष्टि से ही किया जाना चाहिए। तो राज्य को विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न तरीके से परिभाषित करने का प्रयास किया है। ये जो सारी परिभाषाएं हैं, इन परिभाषाओं के आधार पर आप कह सकते हैं कि गार्नर की जो परिभाषा है वह संपूर्ण रूप से राज्य की सारी तत्वों को अपने में समाहित किए हुए हैं। गार्नर कहते हैं कि राज्य राजनीतिक विज्ञान एवं सार्वजनिक कानून के विचार के रूप में राज्य मनुष्यों के उस समुदाय का नाम है जो संख्या में चाहे कम हो या अधिक हो, परंतु जो अस्थायी रूप से किसी निश्चित भूभाग पर रहता हो तथा जो किसी भी बाहरी शक्ति के नियंत्रण से पूर्ण रूप से या लगभग स्वतंत्र हो और जिसमें एक ऐसी व्यवस्थित शासन व्यवस्था या सरकार हो जिसके आदेशों का पालन करने के लिए उस भूभाग के सभी निवासी प्रायः अभ्यस्त हो। तो गार्नर की परिभाषा बहुत ही उपयुक्त है। आप इन परिभाषाओं में गार्नर की परिभाषा को राज्य की परिभाषा, संपूर्ण परिभाषा आप कह सकते हैं। ऊपर जितने भी परिभाषाएं दी गई है उन परिभाषाओं से यह पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है। जितने भी परिभाषाओं का हम जिक्र किए उन परिभाषाओं से स्पष्ट हो जाता है कि राज्य के अस्तित्व के लिए, राज्य के होने के लिए मूल रूप से 4 तत्व अनिवार्य हैं। राज्य के स्वरूप को समझने के लिए इन 4 तत्वों का विस्तार से विवेचन किया जा सकता है, जिसमें सबसे पहला है जनसंख्या।
पॉपुलेशन। दूसरा है भूखंड, टेरिटोरी। तीसरा है सरकार या शासन, गवर्नमेंट। और चौथा है प्रभुसत्ता, राजसत्ता, या आप उसको संप्रभुता, सॉवरेनिटी भी कह सकते हैं। राज्य के तत्वों में जनसंख्या को नंबर 1 पर रखा गया है। राज्य जो है एक मानव समुदाय है, अतः जनसंख्या राज्य का आवश्यक तत्व है। जनसंख्या के संबंध में निम्नलिखित बातें जानना आवश्यक है। बिना जनसंख्या राज्य का अस्तित्व नहीं है। बिना जनसंख्या के प्रदेश या राज्य का गठन नहीं हो सकता है। लिकॉफ का कहना है कि यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि निर्जन प्रदेश में राज्य का गठन संभव नहीं है, किंतु 1-2 व्यक्तियों अथवा 1-2 परिवारों से ही राज्य का स्वरूप नहीं बन सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि 1-2 परिवार या समुदाय मिलकर राज्य का गठन कर सकता है। गिलक्राइस्ट का कथन है कि अकेला कुटुंब भी राज्य का गठन नहीं कर सकता। राज्य मानव समुदाय है और वह अनेक सामाजिक समुदायों में श्रेष्ठ है। अतः राज्य की उपस्थिति के लिए अनेक कुटुंबों तथा अन्य समुदायों का सामूहिक जीवन होना आवश्यक है। यही जनसंख्या, चाहे वह अधिक हो या कम, राज्य का गठन करती है। जनसंख्या के संबंध में प्राचीन विचारकों का क्या मत है, उसको भी अवलोकन करना आवश्यक है कि जनसंख्या राज्य की जो आवश्यक तत्व है जनसंख्या, उसमें प्राचीन विचारक क्या कहते हैं। प्राचीन काल में राज्य से आशय नगर राज्य से लिया जाता था। यूनान के इन नगर राज्यों एथेंस और स्पार्टा आदि में जनसंख्या बहुत कम थी उस समय। इन नगर राज्यों के नागरिक प्रत्यक्ष रूप से शासन में भाग लेते थे, क्योंकि यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र, डायरेक्ट डेमोक्रेसी का युग था। इस काल के दार्शनिकों ने छोटे राज्यों की वकालत की थी। प्लेटो ने अपनी पुस्तक लॉज में आदर्श राज्य के लिए 5040 जनसंख्या होने का उल्लेख किया है। प्लेटो का पुस्तक है लॉज, उन्होंने राज्य की जनसंख्या के लिए 5040 जनसंख्या होने का उल्लेख किया है। अरस्तु भी अपने गुरु प्लेटो के समान अल्प जनसंख्या वाले राज्यों को ही उत्तम समझता था। अरस्तु जो था वो प्लेटो का शिष्य था, तो अरस्तु भी अपने गुरु की तरह ही अल्प जनसंख्या वाले राज्य को अधिक उत्तम समझता था। जहां की जनसंख्या कम है उसको, उस राज्य को वह उत्तम समझता था। उसने जनसंख्या की कोई सीमा निश्चित नहीं की थी। उसकी दृष्टि में राज्य की जनसंख्या न तो अधिक हो और न कम, इतनी जनसंख्या को अरस्तु आवश्यक मानता है जो आत्मनिर्भर हो सके, सुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। ये तो हो गई उस समय के हिसाब से जनसंख्या के बारे में अवधारणा। आधुनिक काल में विशाल जनसंख्या का समर्थन किया जाता है। आधुनिक काल में विशाल जनसंख्या का समर्थन किया जाता है। जिस समय तक यातायात और आवागमन के साधनों का विकास नहीं हो पाया था और जब तक प्रतिनिधि सरकारों द्वारा निर्वाचित प्रणालियों का प्रयोग नहीं होता था, तब तक तो छोटे छोटे राज्य और उसमें चलने वाले प्रत्यक्ष जनतंत्र को मान्यता प्राप्त रही। किंतु शीघ्र ही यह अनुभव किया जाने लगा कि विशाल जनसंख्या वाले राज्य अधिक शक्तिशाली होते हैं।
यानी जिस समय यातायात का उतना साधन नहीं था, आवागमन नहीं था, उस समय तक तो छोटे छोटे राज्य है जो है उपयुक्त माने जाते थे। किंतु शीघ्र ही यह अनुभव अब ऐसा नहीं है। विशाल जनसंख्या वाले राज्य अब अधिक शक्तिशाली माने जाते हैं, अतः उनके गठन के प्रयत्न हुए, जनसंख्या की वृद्धि के प्रयत्न हुए। रूस में भी जनसंख्या वृद्धि के लिए विशेष प्रयत्न हुए। तो अब यह और आज देख रहे हैं आप कि बेल्जियम, लग्जमबर्ग आदि विशाल जनसंख्या वाले देश जैसे रूस, चीन, अमेरिका आदि की तुलना में शक्ति संपन्न नहीं बन सकते। अतः आज सर्वत्र जो है विशाल जनसंख्या वाले राज्यों का समर्थन प्राप्त हो रहा है। नंबर 4 है संघ राज्यों का उदय। जनसंख्या में ही इसका एक और कंसेप्ट है संघ राज्यों का उदय। हालांकि मध्यकाल में भी छोटे छोटे राज्यों को एक विशाल साम्राज्य में गठित होते हुए देखा जा सकता है, किंतु इन राज्यों की वर्तमान संघ राज्यों से तुलना नहीं की जा सकती। आत्मरक्षा और स्वावलंबन का जीवन व्यतीत करने तथा शक्तिशाली विशाल साम्राज्य की स्थापना के लिए आज बड़े राज्यों की वकालत की जाती है, आज बड़े राज्यों को माना जाता है। जनसंख्या के संबंध में विभिन्न समय में विभिन्न विचार आते रहे हैं, लेकिन आज जो है जनसंख्या जो है विस्फोटक रूप लेता जा रहा है। इसलिए अब जनसंख्या नियंत्रण की भी बात होने लगी है। आज ऐसी कामना की जाती है, ऐसी अवधारणा पनप रही है कि राज्य की जनसंख्या न तो ज्यादा अधिक हो और न ज्यादा कम हो, इतना हो कि उस पर उस सारे जो जनसंख्या की आवश्यकताओं की जो पूर्ति है वह आसानी से हो सके। तो राज्य के आवश्यक तत्व जनसंख्या को हम लोग देखें। दूसरा है भूखंड, जमीन। भू मतलब जमीन होता है, खंड मतलब टुकड़ा, जमीन का टुकड़ा। यह जो जनसंख्या है वह कहाँ निवास करेगी? उसके निवास के लिए भूखंड की आवश्यकता पड़ती है, उसके निवास के लिए जमीन की आवश्यकता पड़ती है, उसके निवास के लिए जमीन की आवश्यकता पड़ती है। भूखंड जो है राज्य का दूसरा आवश्यक तत्व है। जनसंख्या को रहने के लिए एक निश्चित और पर्याप्त भूभाग होना चाहिए, जहां लोग स्नेह व प्रेम से रहकर सामूहिक जीवन व्यतीत कर सके। मानव समाज जैसा सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए प्रयासरत है और जिस प्रकार का स्वयं का विकास चाहता है वह एक निश्चित भूभाग में ही संभव है। निश्चित भूभाग में ही रहकर ऐसा हो सकता है। अनेक विद्वान जैसे सिसरो आदि राज्य के लिए भूखंड को आवश्यक नहीं समझते थे, किंतु वर्तमान में यह एक सर्वमान्य तथ्य है कि राज्य के लिए निश्चित भूभाग होना अति आवश्यक है। भूखंड के अभाव में राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। जिस प्रकार जनसंख्या के लिए कोई ऐसा नियम नहीं है कि वह कितनी होनी चाहिए, उसी प्रकार जो है भूखंड के आकार के संबंध में भी कोई निश्चित नियम नहीं है कि भूखंड का आकार क्या होगा। प्राचीन काल में छोटे आकार वाले राज्यों को प्राथमिकता दी जाती थी, लेकिन जैसे जैसे विस्तारवादी नीतियों का बोलबाला हुआ वैसे वैसे बड़े राज्य जो है अधिक उपयुक्त माने जाने लगे। प्लेटो और अरस्तु ने छोटे छोटे राज्यों की वकालत की है। रूसो भी प्लेटो से प्रभावित होने के कारण छोटे आकार के राज्यों का समर्थन करते हैं, किंतु इस संबंध में कोई निश्चित नियम वे भी नहीं बना पाए।
वर्तमान में विशालकाय राज्य भी है और बहुत छोटे आकार के राज्य भी है। आज के समय में दोनों प्रकार के राज्य पाए जाते हैं, विशाल जनसंख्या वाले भी और अल्प जनसंख्या वाले भी। रूस का क्षेत्रफल संपूर्ण संसार का 6ठा भाग है, तो सैन मेरिनो का जो क्षेत्रफल है केवल 50 वर्ग किलोमीटर है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि आज के संसार में छोटे छोटे राज्य और बड़े बड़े राज्य भी विद्यमान हैं। राज्य का स्वरूप ऐसा होना चाहिए कि उसमें निवास करने वाली जो जनसंख्या है उसके लिए पर्याप्त स्थान प्राप्त हो सके और वह सुखपूर्वक अपना जीवन यापन कर सके। इसी प्रकार राज्य की जनसंख्या और भूमि एक उचित अनुपात में होना चाहिए। भूखंड से जो अर्थ है वह केवल भूमि से नहीं है। भूमि के अंतर्गत उस राज्य के खनिज पदार्थ, पहाड़, नदी, झील, वन आदि भी आते हैं। केवल जमीन नहीं आता है बल्कि उसके अंतर्गत जो है खनिज पदार्थ भी है, पहाड़ भी है, नदी भी है, झील भी है और वन भी, मतलब जंगल भी इसी में आते हैं। इसी में राज्य की जलवायु व आकाश भी आते हैं। सामान्यतः समुद्र के किनारे से कुछ किलोमीटर तक का क्षेत्र राज्य के भूखंड में ही समझा जाता है। आकाश पर भी राज्य का अधिकार होता है। इन क्षेत्रों का उपयोग दूसरे देशों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत ही संभव होता है। कि ये दो तत्व जनसंख्या और भूभाग राज्य के तत्वों में शामिल है। तीसरा महत्वपूर्ण तत्व है सरकार या शासन। राज्य जो है राजनीतिक दृष्टि से संगठित समाज है। राज्य जो है संगठित दृष्टि से राजनीतिक दृष्टि से संगठित समाज है। अतः राज्य के लिए शासन और सरकार का होना आवश्यक है और यह राज्य का तीसरा आवश्यक तत्व बन गया है। सरकार के साथ साथ राज्य का स्वरूप भी छिन्न भिन्न हो जाता है, किंतु राज्य का विघटन होने के पश्चात भी सरकार बनी रहती है। हालांकि सरकार के संबंध में आगे विस्तार से बताएंगे राज्य सरकार का क्या क्या कर्तव्य है और सरकार क्यों जरूरी है राज्य होने के लिए। उस भूभाग को, जो निश्चित भूभाग है, उस भूभाग को और उस जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए, उस जनसंख्या पर शासन करने के लिए, उस जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, उस जनसंख्या के अंदर कानून का राज स्थापित करने के लिए, नीतिगत फैसलों के लिए सरकार की आवश्यकता अत्यंत ही जरूरी है। और नहीं तो यह जो भूमि है, भूखंड है और जो जनसंख्या है स्वेच्छाचारी हो जाएगी, अराजकता का माहौल फैल जाएगा। तो इन पर नियंत्रण करने के लिए जो है वह समाज अराजक नहीं बने, इसके लिए जो है सरकार बहुत जरूरी है। यदि सरकार नहीं होगा तो न केवल राज्य के उद्देश्यों की पूर्ति कर पाना असंभव होगा, बल्कि समाज में मत्स्य न्याय लागू हो जाएगा। मत्स्य न्याय अर्थात शक्ति संपन्न लोगों द्वारा निर्बलों पर अत्याचार किया जाने लगेगा और अराजक स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। अराजक मतलब अव्यवस्था फैल जाएगी। मत्स्य न्याय लागू हो जाएगा। मत्स्य न्याय क्या है? मत्स्य न्याय में होता है कि बड़ी मछलियां जो है छोटी मछलियों को अपना शिकार बना लेती है। बड़ी मछलियां जो है छोटी मछलियों को खा जाती है।
गार्नर का कहना है कि सरकार राज्य का ऐसा साधन है जिसके द्वारा समान नीतियां निर्धारित की जाती है, समान व्यवस्थाएं बनाई जाती है, समान रूप से सभी के लिए योजनाएं बनाई जाती है और उसका क्रियान्वयन जो है सरकार के माध्यम से होता है। इन तीनों आवश्यक तत्वों के अलावे एक राज्य का अंतिम और आवश्यक तत्व है संप्रभुता। संप्रभुता जिसको अंग्रेजी में सॉवरेनिटी कहते हैं। संप्रभुता किसी भी राज्य का ब्लड है, खून है। जिस प्रकार व्यक्ति जो है बिना रक्त के निर्जीव हो जाएगा, उसी प्रकार जो है बिना संप्रभुता के कोई भी राज्य अपनी जनता का और अपने भूभाग का, सरकार का ये नहीं कर सकता है, रक्षा नहीं कर सकता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि संप्रभुता जो है वह बाहरी और आंतरिक दोनों ही क्षेत्रों में स्वतंत्र है। प्रभुसत्ता से राज्य जो है सर्वोपरि बनता है। जनसंख्या, भूखंड तथा शासन के आधार पर ही राज्य का गठन नहीं हो सकता है। राज्य के लिए संप्रभुता जो है आवश्यक तत्व है। प्रभुसत्ता जो है, सॉवरेनिटी जो है, राज्य का प्राण है। यही जो सॉवरेनिटी है, जो संप्रभुता है, राज्य को आंतरिक समस्याओं को सुलझाने तथा शांति और व्यवस्था बनाए रखने के संबंध में शक्ति प्रदान करती है। तो हमारा जो भारत था 1947 के पहले, वह स्वतंत्र राज्य नहीं था, क्योंकि यहाँ निश्चित भूभाग भी था, जनसंख्या भी था और सरकार भी था, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। लेकिन और संप्रभुता भी जो थी वह ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास थी। भारत के पास अपनी कोई संप्रभुता नहीं थी, इसीलिए वह उस समय राज्य नहीं था। राज्य अपने नागरिकों को कानून का पालन करने के लिए बाध्य कर सकता है और अन्य समुदायों को नियंत्रित कर सकता है, क्योंकि उसे राज्य के प्रत्येक व्यक्ति या समुदाय पर सर्वोच्च, अनियंत्रित और अमर्यादित नियंत्रण का कानूनी अधिकार प्राप्त है। जिन राज्यों के पास संप्रभुता का अभाव होता है, जिन राज्यों के पास संप्रभुता नहीं होती है, वे देश स्वतंत्र नहीं होते हैं, वे देश परतंत्र होते हैं। और संप्रभुता जो है किसी भी राज्य में केवल एक जगह ही निवास करती है। जैसे हमारे भारत में जो है संप्रभुता जो है केंद्र सरकार के पास है, सॉवरेनिटी जो है केंद्र सरकार के पास है। अभी किसी भी प्रकार के बाहरी आक्रमण के समय या आंतरिक परेशानियों के समय वही संप्रभुता निर्णय लेती है कि इससे कैसे निपटा जाएगा। जैसे अभी लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, हमारा देश संक्रमण काल के दौर से गुजर रहा है, कोविड-19 नामक ये से गुजर रहा है। इसमें अभी आप केंद्र सरकार की भूमिका देख रहे हैं कि पूरे देश में केंद्र सरकार ने लॉकडाउन को लागू करने के निर्णय लिए हैं, क्योंकि इससे आंतरिक अव्यवस्था
होने का डर है, लोगों की ज़्यादा मौतें होने की डर है। तो कोई भी जो इकाई राज्य है, जैसे बिहार है, यूपी है, बंगाल है, पंजाब है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, ये नहीं कह सकता है कि हम इसको नहीं मानेंगे। इसलिए नहीं कह सकता है कि यह संघ का एक इकाई राज्य है, इसके पास संप्रभुता नहीं है। संप्रभुता जो है वह केंद्र सरकार के पास है, और केंद्र सरकार जो है जो भी निर्णय लेगी वह अंतिम माना जाएगा। उसको व्यक्ति, राज्य, समाज, देश के अंतर्गत रहने वाले सभी मानेंगे। जैसे हमारे देश के साथ पड़ोसी राज्य पाकिस्तान के साथ कई बार युद्ध हुआ। 1971 में हुआ, 1965 में हुआ, कारगिल का युद्ध हुआ। उन युद्धों में कोई भी इकाई राज्य ने अपनी कोई भी निर्णय नहीं लिया, ले भी नहीं सकता है, क्योंकि इसलिए कि जो संप्रभुता है वह केंद्र सरकार के पास निवास करती है, और केंद्र सरकार ने उन युद्धों को भली भांति प्रकार से संचालन किया और उन परेशानियों से देश को बाहर निकालने का काम किया। और संप्रभुता की भी कुछ विशेषताएं हैं। संप्रभुता जो है एक जगह निवास करती है। संप्रभुता का विभाजन नहीं हो सकता है, न उसको विभाजित नहीं किया जा सकता है। संप्रभुता का हस्तांतरण नहीं होता है, एक हाथ से दूसरे हाथ में नहीं दिया जा सकता है। और संप्रभुता जो है अदृश्य होती है, वह दिखाई नहीं देती है, लेकिन निवास स्थान जो होता है उसका किसी भी देश में एक ही जगह होता है। और हमारे देश में जो है संप्रभुता जो है केंद्र सरकार के पास है, जिसका आप अभी उदाहरण के रूप में लॉकडाउन की स्थिति को देख सकते हैं। केंद्र सरकार ने अभी दूसरी बार भी लॉकडाउन बढ़ाने का निर्णय लिए हैं। यह संप्रभुता के कारण ही हो पाया है। संप्रभुता ही यह तय करती है कि उस देश के या उस राज्य के विदेश नीति किस राज्य के साथ या किस देश के साथ कैसी होगी। विदेश नीति का भी निर्धारण वही संप्रभुता करती है जो देश में केवल एक जगह विद्यमान रहती है। बाहरी देशों से व्यापारिक संबंधों को भी निर्धारित करने का काम यही संप्रभुताधारी संस्था करती है। तो संप्रभुता जो है राज्य का चौथा और बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। देश को प्रभावशाली होने के लिए, देश को प्रभुत्व संपन्न होने के लिए। तो इस प्रकार जो है राज्य के होने के लिए जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता आवश्यक तत्व है। इनमें से बिना किसी एक के बिना भी राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। राज्य होने के लिए इन तत्वों का होना बहुत ही आवश्यक है। किसी एक तत्व के अभाव में राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो इस प्रकार से राज्य का निर्माण इन तत्वों से मिलकर होता है। राज्य का निर्माण इन तत्वों से मिलकर हुआ है। हम आशा करते हैं कि इस संक्रमण काल के दौर में आप लोग सुरक्षित होंगे, सुरक्षित रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और WHO के निर्देशों का पालन करें। बाहर जाने के समय या घर में आने के समय आप हाथ को धोते रहें। ये सब सरकार के निर्देशों में भी शामिल है। ये सब सरकार के
गाइडलाइंस में शामिल है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम आप लोगों को इसी फर्स्ट पेपर के अंतर्गत दूसरा चैप्टर पढ़ाएंगे। धन्यवाद।